दोस्तों, एक ऐसे सफर पर निकलना जहां पर थोड़ी सी चूक होने पर वापस जिंदा लौटना मुमकिन ही ना हो, फिर भी एक रोमांच और शौक के लिए लोग अरबों रुपए खर्च करके ऐसे सफर पर जाना पसंद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ट्यूब फैक्ट चैनल पर। अटलांटिक महासागर में लापता टाइटन पनडुब्बी का मलबा 22 जून को टाइटैनिक जहाज के पास मिला। साथ ही इसमें सवार सभी 5 अरबपतियों की मौत की पुष्टि की गई। वहीं ओशन गेट एक्सपीडिशन की तरफ से ऑपरेट किए जाने वाले टाइटन सबमर्सिबल पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में फट गया था। टाइटन सबमर्सिबल पनडुब्बी रविवार 18 जून को डूबे हुए टाइटैनिक के मलबे का पता लगाने के लिए सुबह 8 घंटे की यात्रा पर रवाना हुई थी। हालांकि अभियान शुरू होने के मात्र 2 घंटे के बाद ही पनडुब्बी का संपर्क टूट गया था। इस अभियान में फेमस टाइटैनिक विशेषज्ञ, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, पाकिस्तान के 2 व्यक्ति और खुद कंपनी के सीईओ शामिल थे। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस के जल विशेषज्ञों ने संयुक्त रूप से मिलकर 18 जून को टाइटन सबमर्सिबल पनडुब्बी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जिसके 4 दिनों के बाद अमेरिकी तटरक्षक ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि पनडुब्बी उत्तरी अटलांटिक की गहराई में हुए विनाशकारी विस्फोट के बाद खत्म हो गया है। इसमें सवार किसी भी व्यक्ति की जान नहीं बच सकी है। टाइटैनिक देखने गई ओशन गेट की टाइटन पनडुब्बी डूब चुकी है। इस पनडुब्बी में समुद्र के अंदर ही विस्फोट हो गया था। अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने माइक्रोफोन ने कई दिन पहले टाइटन पनडुब्बी के विस्फोट का पता लगा लिया था। अमेरिकी रक्षा विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को ओशन गेट एक्सपीडिशन सबमर्सिबल के लापता होने की सूचना मिलने के तुरंत बाद नौसेना ने इस इलाके में किसी भी संकेत को खोजने के लिए एक टॉप सीक्रेट साउंड डिटेक्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया। इस सिस्टम ने कई दिन पहले ही उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक विस्फोट का पता लगा लिया था। द वॉल स्ट्रीट जर्नल और एसोसिएटेड प्रेस ने अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारियों के हवाले से बताया कि उन्हें टाइटन पनडुब्बी में विस्फोट की आवाज कई दिन पहले ही सुनाई दी थी। हालांकि वह बिना सबूत के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते थे। टाइटन पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे से करीब 500 मीटर दूर मिला था और यही वह जगह थी जहां पर अमेरिकी नौसेना ने विस्फोट की आवाज सुनी थी। नौसेना ने यूएस कोस्ट गार्ड कमांड को इस विस्फोट की आवाज की सूचना दी। जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी नौसेना के इस सिस्टम का उपयोग दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी नौसेना ने आवाज की डेटा का विश्लेषण किया। इस दौरान टाइटन पनडुब्बी के आसपास के क्षेत्र में विस्फोट या विस्फोट के जैसे एक आवाज और पानी में कंपन को सुना गया। हालांकि सिर्फ डेटा के आधार पर पनडुब्बी में विस्फोट की पुष्टि नहीं की जा सकती थी। ऐसे में यह जानकारी चल रहे खोज और बचाव अभियान में सहायता के लिए तुरंत इंसिडेंट कमांडर के साथ साझा की गई थी। अमेरिकी नौसेना ने शीत युद्ध के दौरान सोवियत पनडुब्बियों की निगरानी के लिए एक निष्क्रिय सोनार प्रणाली का उपयोग किया था। इसे ध्वनि निगरानी प्रणाली के रूप में जाना जाता था। हालांकि तब से लेकर आज तक इस सिस्टम में कई बड़े अपडेट किए जा चुके हैं। ऐसे में यह सिस्टम अब पानी के भीतर हल्के से हल्के कंपन को भी महसूस कर सकता है। इसके अलावा यह सिस्टम पानी के तापमान में अचानक आए बदलाव, पानी में ध्वनि की तरंगों का भी रिकॉर्ड कर सकता है। बाद में इससे मिले डेटा का विश्लेषण कर आवाज के प्रकार को जाना जा सकता है। यह एक डिफेंस सिस्टम है जिसे कई देशों की नौसेनाएं इस्तेमाल करती है। पनडुब्बी रविवार 18 जून को 8 घंटे की यात्रा पर रवाना हुई थी। टाइटैनिक का मलबा केप कोड से करीब 1450 किलोमीटर पूर्व और सेंट जॉन्स, न्यूफाउंडलैंड से करीब 644 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। टाइटन सबमर्सिबल पनडुब्बी पर 5 अरबपति लोग सवार थे। पनडुब्बी को ढूंढने के लिए अंडर वाटर रोबोट सहित अमेरिका और कनाडा के 3 C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट भेजे गए थे। पनडुब्बी में सफर करने वाले यात्रियों से डेथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिया जाता है। इस पनडुब्बी पर सवार लोगों में ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रांसीसी पर्यटक पॉल हेनरी नार्गियोलेट और ओशियन गेट के सीईओ स्टोक्सन रस के अलावा पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा सुलेमान शामिल था। गहरे समुद्र में डूबने के बाद पनडुब्बी में सिर्फ 96 घंटे तक का ऑक्सीजन की सप्लाई बची थी। फ्रांसीसी पर्यटक पॉल हेनरी नार्गियोलेट ने 35 साल तक टाइटैनिक को लेकर रिसर्च किया था।
सबमर्सिबल में अन्य पनडुब्बियों की तुलना में बिजली का भंडार सीमित होता है। दोस्तों, क्या ऐसे दुख भरे हादसे से हमें कुछ सीखना चाहिए या भविष्य में ऐसे टूरिज्म सफर को बढ़ावा देना चाहिए जिस सफर में लोगों को अपनी जान हथेली पर लेकर चलना पड़े? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और हाँ शेयर करना मत भूलना।